हैं कि सोसाइटी के बहुत सारे रूप हैं, मेनी फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, जिसमें दो तरह की हमने आपसे बात करी थी। एक है सिंपल सोसाइटी और दूसरी है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। सिंपल सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में यही डिफरेंस है कि जो सिंपल सोसाइटी होती है वहां पर एक तो पॉपुलेशन कम होता है और वहां के जितने भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तुलना में थोड़ा कम होता है। जैसे जैसे समाज में जनसंख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सोसाइटी हमारी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। और ये जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनती जाती है तो उसी हिसाब से हमारे सोसाइटी में हमारे नाम और सारी चीजें भी बदलती रहती हैं। सिंपल सोसाइटी का सिंपल सा मतलब है सामान्य, सामान्य समाज, जहां पर लोगों की आवश्यकताएं थोड़ी होती हैं, लोगों के नीड्स, लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत सीमित होती हैं, बहुत ज्यादा उनका कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं, ज्यादा तरह के नीड्स होते हैं, ज्यादा तरह के पसंद होते हैं। इस हिसाब से सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलता है। तब आप अगर सोसाइटी में जो जितने भी पीपुल हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, एक तो इंडिपेंडेंटली उनकी अपनी कुछ आवश्यकताएं, हर व्यक्ति की, भाई समाज में जितने भी व्यक्ति रहने वाले हैं उन सभी लोगों की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता भी तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपके दूसरे भी एलिमेंट्स आपके साथ न हो। हम आत्मनिर्भर एक सीमित दायरे की बात करते हैं। जैसे हमारा अपना समाज है, मान लीजिए अगर हम विश्वविद्यालय के अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारा विभाग भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने आप में पूर्ण नहीं है, उनको विभाग चलाने के लिए जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी है, जो शैक्षणिक कर्मचारी है, उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों और शैक्षणिक कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं विभागाध्यक्ष के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो यह एक इंटरडिपेंडेंट है। हर व्यक्ति की आवश्यकताएं, समाज में हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। अगर एक ही व्यक्ति कहे कि हम अपना खुद का कृषि भी कर लेंगे, हम व्यापार भी कर लेंगे, हम गाय को रख करके उसका पालन भी कर लेंगे, अपने कपड़े भी खुद सिल लेंगे, जूते भी अपने खुद बना लेंगे, सारा काम हम खुद से कर लेंगे, तो ये किसी समाज के लिए ये बात कहना थोड़ा मुश्किल शब्द है। इसीलिए इन सोसाइटी पीपल में फुलफिल देयर नीड्स इंडिपेंडेंटली, आर हैविंग ए कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स टू प्रोटेक्ट वंस ओन इंटरेस्ट। आप इंडिपेंडेंटली तो बहुत सारे काम को कर सकते हैं, लेकिन सारे कार्यों को आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। और जब सारे काम को आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट यहां पर जन्म लेगा। हमारे पास किसी न किसी प्रकार के इस प्रकार की चीजें होंगी जो कि हमारे अंदर संघर्ष पैदा करेंगी। और ये संघर्ष भी होगा वो हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने पसंद के लिए, एक दूसरे की रक्षा के लिए, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट सोसाइटी में जो घटित होती हैं वो होती रहेंगी। बट दे आल्सो फुलफिल देयर नीड्स बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर। और आप जिन कार्यों में आत्मनिर्भर नहीं हैं, जिन कार्यों को स्वतंत्र तरीके से आप नहीं कर सकते, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से आपको समाज के दूसरे जो लोग हैं, समाज की जो दूसरी व्यवस्था है, उस दूसरी व्यवस्था में आपको निर्भर रहना पड़ेगा। और निर्भर रहने के लिए आपको उनके साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण से काम करना होगा। उनकी नीड, आपकी नीड वो फुलफिल करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी नीड आप फुलफिल करेंगे। तो ये क्या है, म्यूचुअल है। ये जो आपकी इंटरेस्ट है, आपकी जो नीड्स हैं, ये फुलफिल करने के लिए हर समाज के प्रत्येक जो अंग है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए यहाँ पर सहयोगात्मक रूप से कार्य किया जाता है। तो कोऑपरेटिव एफर्ट है प्रत्येक व्यक्ति का। जो जैसे आप अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि उस चीज के लिए आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये म्यूचुअल है, ऐसा नहीं कि केवल आप ही किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो जो व्यक्ति है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी आपकी चीज, आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो बना हुआ है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप बने हुए हैं। ये है कोऑपरेशन की भावना।
तो जो कोऑपरेटिव एफर्ट है, म्यूचुअल असिस्टेंस अमंग देमसेल्व्स लीड्स टू द कलेक्टिव फीलिंग। और जब आप एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे, जब आप हर चीज में अपने से पूर्ण नहीं हैं, तो उस स्थिति में आपको आपके अंदर एक कोऑपरेटिव फीलिंग का जन्म होगा। जब आप भाई आपको अगर किसी से काम निकलवाना है तो आप क्या करेंगे, निश्चित रूप से उसके साथ कुछ न कुछ दोस्ती जैसा माहौल, अगर आप किसी को, सब लोगों को अगर अपना दुश्मन बना लेंगे, उनकी आलोचना करेंगे, तो कहीं वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा, तो कहेगा ठीक है तुम अपना देखो, हमसे क्या लेना देना है। तो ये जो कोऑपरेटिव एफर्ट है और जो म्यूचुअल असिस्टेंस है, जो आपका सहयोगात्मक प्रयास आप कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो उनका सहयोग है, जो सहायता मिल रही है, ये हमें कलेक्टिव फीलिंग को जन्म देती है। और इसलिए एन एसोसिएशन इज बॉर्न व्हेन ए ग्रुप इज एक्सप्रेसली ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट। उसी स्थिति में एक समिति बनती है जब आपके एक निश्चित इंटरेस्ट, आपका कोई एक रुचि हो उस काम को करने के लिए, तब आप संगठित होते हैं और एक एसोसिएशन का, एक समिति का निर्माण होता है। जैसे हमने कहा, मान लीजिए अगर आपके जैसे छात्र संघ है ना, स्टूडेंट एसोसिएशन, तमाम हर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में होते हैं स्टूडेंट एसोसिएशन। उनका एक क्या इंटरेस्ट है कि भाई स्टूडेंट के वेलफेयर में सारा कार्य हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे किसी भी प्रकार का, अगर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की जो गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट में स्टूडेंट के वेलफेयर में काम लिया जाए, स्टूडेंट के वेलफेयर में कोई भी निर्णय लिया जाए, तो आप एसोसिएशन फ्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों के जो इंटरेस्ट हैं, सभी विद्यार्थियों की जो रुचि है, जो नीड्स हैं, वो एक तरीके की हैं, तो वो सारे ऐसे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के एक एसोसिएशन का निर्माण करते हैं, फिर वो उस समूह को हम एसोसिएशन कहते हैं। दूसरी बात, एसोसिएशन इज ए टाइप ऑफ सोशल ग्रुप। जो समिति है वह एक प्रकार की सामाजिक समूह है। क्यों? क्योंकि भाई समाज में घटित हो रहा है। आप महाविद्यालय में जैसे शिक्षकों का भी संघ होता है ना, शिक्षकों का एक संघ होता है, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का संघ होता है, छात्रों का संघ होता है। तो ये एसोसिएशन इज ए टाइप ऑफ सोशल ग्रुप विच इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। अब विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, शैक्षणिक कर्मचारी हैं, गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, छात्र हैं, कुछ हॉस्टल में रहने वाले हैं, कुछ हॉस्टल से बाहर रहने वाले, डेलीगेसी में रहने वाले हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनती है। एक तो हम आपको विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे समाज में अगर आप देखिए तो विश्वविद्यालय की तुलना में भी कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का जन्म होता है। और ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जो होती है, ये जरूरी है कि जहां कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होगी उसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक होगी कि आपको वहां पर ये समिति देखने को मिलेगा। अगर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, अगर जटिल समाज होगा, जो आधुनिक जटिल समाज है, उसका एक खास विशेषता है कि वहां पर एसोसिएशन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि अलग अलग समूहों के व्यक्तियों की अपनी अपनी आवश्यकताएं, अपने अपने इंटरेस्ट वो अलग अलग हैं, और जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से आपका वो चीज बनता है। इसलिए जो एसोसिएशन की आप बात करते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखते हैं तमाम तरह के एसोसिएशंस बनते हैं। आप अपने एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए कुछ लोगों के नंबर जोड़ करके आप लोग अपना ग्रुप बना लेते हैं। आपके अपने इस डिपार्टमेंट में चलने वाली क्लासेस को ही ले लीजिए, या गूगल के प्लेटफॉर्म पे जो बनने वाले क्लासेस है उसी को ले लीजिए। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, जिनका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से आपका एक ग्रुप बना हुआ एसोसिएशन उस इंटरेस्ट की फुलफिल हो जाएगा। वो एसोसिएशन अपने आप लोग अपना भी हो सकता है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होंगे जिसमें कोई शिक्षक नहीं होगा, मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट अलग हैं, आप नहीं चाहते कि भाई शिक्षक उसमें इंटरफेयर करे। तो ये भी एक तरह का चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पर। इसलिए आप कह सकते हैं कि एसोसिएशंस वे आर नोन इन अर्लियर सोशल फॉर्मेशंस। और ये आज की बात नहीं है कि आज व्हाट्सएप का ग्रुप आया या विश्वविद्यालय स्थापित हुए या समाज बने तभी से आपके ये समितियां बन रही हैं। ये समितियां आज की नहीं, वरन पहले के समाज में भी, जब बहुत पुराना समय से जब समाज था तब से भी चलती आ रही है, लेकिन उतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी नहीं थी, तो एसोसिएशन के रूप भी थोड़े सीमित थे। लेकिन जब मॉडर्न सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई तो इस तरह की समितियां ज्यादा बनने लगी। As society gets more complex, people's needs the interest also expand. जैसे जैसे जटिलता बढ़ती चली गई,
एक दूसरे की नीड्स, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ता चला गया, वैसे वैसे विभिन्न प्रकार के एसोसिएशंस, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, लोगों की रुचियां बढ़ी, उसके हिसाब से आप अलग अलग प्रकार के एसोसिएशंस बनाने लगे। एन इंटरेस्ट or utility takes supremacy in more complex societies and begin to determine every sphere of life. आज आप केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टीज में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, कहीं पे भी चले जाइए, हर क्षेत्र में आपकी जो रुचियां हैं, आपकी जो उपयोगिताएं हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ज्यादा बढ़ती चली आ रही है। आज के या ये यूं कहिए व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग यूटिलिटी आपको दिखाई देगी, और वो आपको दिखाई देगी, और इसीलिए एसोसिएशंस बनते हैं। Groups established to protect and enhance people's interest by certain specified rules and regulations. जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको तमाम व्हाट्सएप से आपको इसलिए सिमिलरिटी बता रहे हैं क्योंकि एसोसिएशन का बहुत अच्छा एग्जांपल आपके समक्ष हो सकता है। जैसे व्हाट्सएप में जो एडमिन होता है, वो एडमिन तमाम तरह की एक्टिविटी कर सकता है। वो चाहे तो सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें पोस्ट करें, वो चाहे तो केवल एडमिन पोस्ट करे, वो चाहे तो कोई भी ग्रुप का नाम बदल दे, वो चाहे तो केवल एडमिन ग्रुप का नाम बदले। मतलब वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप का या यूं कह लीजिए उस एसोसिएशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी निर्धारित करता है। वो लिखेगा कि रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेज नहीं करो, फालतू चीजें नहीं करो, जिस एम के लिए ये बनाए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप उसी के लिए इसमें पोस्ट किया जाए। तो इस तरह के तो सिमिलरिटी यही है कि चूंकि पीपल्स के इंटरेस्ट अलग हैं, और हर इंटरेस्ट के लिए जो आपने एसोसिएशंस बनाए हैं, हर एसोसिएशंस के नियम और उनके जो कानून होंगे वो भी अलग अलग बनते हैं। और जब आप उसमें रूल्स और रेगुलेशंस को लेकर के आते हैं, तो ये जो ग्रुप है, जिसको आप समूह कह रहे हैं, जिसको आप सामाजिक समूह कह रहे हैं, वह सामाजिक समूह एक समिति का रूप धारण कर लेता है। तो यहां पर एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ कि एक तो हो गया कि कॉमन इंटरेस्ट के साथ लोग आपके पास मिले। पहली बात, पहली शर्त क्या है, एसोसिएशन क्या होगा, किसी न किसी एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए, किसी न किसी एक कॉमन नीड्स के लिए सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो इसीलिए ग्रुप्स जो आप बनाते हैं, वो उस समिति के जितने सदस्य होंगे वो उस समूह की रक्षा करने की बात करेगा, क्योंकि उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनको इन्हांस किया जाए, और उसके लिए कुछ वो नियम बनाएगा, कुछ कानून बनाएगा, जिसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जब उसको करने लगता है तो वही सामाजिक समूह समिति के रूप में बन जाती है, एसोसिएशन के रूप में बन जाता है। तो एसोसिएशन इस तरह से आप समझ सकते हैं। दो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं सोशियोलॉजी में, जिसपे हमने कल आपसे चर्चा भी किया था। आई होप कि आप लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत देखे भी होंगे, जिसमें समिति और संस्था का नाम आता है, अर्थात एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। कल हमने आपसे पूछा भी था कि परिवार एक समिति है या परिवार एक संस्था है, तो वो अभी तक हम लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं। इस प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि परिवार को हम संस्था के तरीके देखें या परिवार को हम समिति के तरीके देखें। तो निश्चित रूप से एसोसिएशन कुछ लोगों का समूह होगा। एसोसिएशन तब तक नहीं बन सकता है जब तक कुछ लोग उसमें नहीं होंगे, और वो लोग मिलकर के किसी एक कॉमन इंटरेस्ट पे, उन लोगों के एक समान उद्देश्य होगा, उनकी समान रुचियां होंगी, और इसी समान रुचियों और समान उद्देश्यों को लेकर के ही व्यक्ति आपके साथ आता है, उस एसोसिएशन को ज्वाइन करता है। आप कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे व्यक्ति को नहीं जोड़ते जिसका उसका जो इंटरेस्ट आपके साथ ना मिलता हो, और यदि आप उसको जोड़ेंगे भी तो व्यक्ति लेफ्ट कर जाएगा। आप यदि चाहें कि आप अपने एमएड की क्लास में किसी बीए बीएड या बीएससी बीएड के स्टूडेंट को जोड़ दें, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है आपके एमएड के करिकुलम से, या जो भी आप इसमें जो चर्चा करेंगे अपने समूह में, तो इसलिए वो हो सकता है उसको लेफ्ट कर जाए, हो सकता रहे भी, लेकिन उसका वो इंटरेस्ट नहीं होगा, उसकी वो नीड नहीं होगी। तो ये जो दो हम परस्पर समानार्थक लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यहां पर समझेंगे। एसोसिएशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एक फेमस डिफिनीशन है मैकाइवर की। वो कहते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन deliberately formed for the collective pursuit of some interest or a set of interests which its members share.
मैकाबर यही बात कहते हैं कि जो आपके एक या एक से अधिक समान रुचियां हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसके साथ जानबूझकर बनाया गया संगठन जो है ये, अर्थात एसोसिएशन इन डेलिबरेटली नहीं बनेगा। एसोसिएशन हमेशा डेलिबरेटली ही बनेगा, जानबूझ करके ही बनाया जाएगा। जो भी समितियां बनेंगी उन समितियों को जानबूझ करके उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, जो उनके कलेक्टिव इंटरेस्ट्स हैं, जो उनके अपने समान साझा रुचियां हैं या एक से अधिक रुचियां हैं, उन चीजों को मिलकर के व्यक्ति आपस में शेयर करता है। तो मैकाइबर इसके उद्देश्यों को लेकर के, अर्थात उनके जो इंटरेस्ट्स हैं, एक इंटरेस्ट या हो सकता है उस समिति के कई उद्देश्य हों। भाई छात्र संघ का केवल एक उद्देश्य नहीं है कि आपकी परीक्षा में आपके सिलेबस से ही चीजें आए। छात्र संघ के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, एडमिशन में लोगों को आसानी हो, रिजर्वेशन को फॉलो किया जाए, फीस के लिए तमाम ऐसी बच्चों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारे, उन सब विषयों पे वो बातचीत करता है, क्योंकि सभी छात्रों के इंटरेस्ट, सभी छात्रों की रुचियां, सभी छात्रों की आवश्यकताएं एज ए स्टूडेंट समान है, और वो सब मिलकर के कलेक्टिव तरीके से उसको परसू करते हैं और उस एसोसिएशन के माध्यम से अपने मांगों को पूरा करने की बात करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है मॉरिस गिन्सबर्ग की। ये कहते हैं कि एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स। सोशल बीइंग्स मतलब इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग्स आप कह लीजिए। एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स related to one another by the fact that they possess or have instituted in common an organization with a view of securing a specific and or specific ends। यहां पर इंस्टीट्यूटेड की इन्होंने बात कही है। देखिए, एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन दोनों काफी मिलते जुलते टर्म है, इसलिए बोरिस गिन्सबर्ग ने क्या कहा कि जो इंस्टीट्यूटेड इन कॉमन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन के जो समान संस्थात्मक चीजें हैं, वो एसोसिएशन बनाने का क्या है कि जो सामान्य जन है, सामान्य जन मिल करके किसी एक समूह का निर्माण करते हैं, और इसलिए समूह का निर्माण करते हैं कि उस संगठन में लोगों के कॉमन नियम हो, कॉमन कायदे कानून हो, कॉमन उसका प्रोसीजर हो, परंपराएं हो, ताकि वह अपनी आने वाली पीढ़ियों को या अभी जो प्रेजेंट में पीढ़ी है उनको वो सिक्योर करने का काम करे, उनको सिक्योरिटी करे। तो ये एसोसिएशन, जैसे छात्र संघ क्या है, कहीं पर भी यदि छात्र के साथ कोई इनजस्टिस हो रहा होगा या छात्र के साथ किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि हो रही होगी जो कि छात्र विरोधी है, जो छात्र के हित में नहीं है, तो तुरंत छात्र संघ उसके पक्ष में आवाज उठाएगा और उसके अधिकारों, उसके कर्तव्यों को सिक्योर करने का काम करेगा। तो एसोसिएशन क्या है, यहाँ पर कुछ लोग जो सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोग मिलकर के किसी एक समूह का निर्माण करते हैं, और वो समूह अपने समूह के सदस्यों की रक्षा के लिए, उनके नियम कानून कायदे के बनाए रखने के लिए वह कार्य करता है। तो एसोसिएशन का निर्माण व्यक्तियों के समूह से मिलकर के होता है। एसोसिएशन इस आधार पे आप कह सकते हैं, कुछ उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट इंटरेस्ट। एसोसिएशन के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जितने लोग हैं उसमें लोगों के अपने अलग अलग रुचियां हैं। कुछ लोगों को भाई पढ़ाई लिखाई से अगर समझिए तो कोई छात्र ऐसे हैं जो कि बहुत सारे छात्र संघ की गतिविधियों में रुचि लेते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल वोट डालते हैं और फिर चले जाते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विभिन्न प्रकार की रुचियां हैं, और एक ही समान जो उनकी रुचियां हैं, दो अलग अलग रुचियां, मान लीजिए एक रुचि को फुलफिल करने के लिए 10 लोगों की एक प्रकार की रुचि है, एक प्रकार का पसंद है, उसको फुलफिल करने के लिए लोग इकट्ठे हो गए कि हमारे इस रुचि का सफलता से पालन होना चाहिए, वो लोग मिलकर के एसोसिएशन बना लिए। इसलिए आप कहते हैं कि ह्यूमन एस्टेब्लिश डिफरेंट एसोसिएशन टू फुलफिल देम। हर रुचि को पूर्ण करने के लिए, हर रुचि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के जो समितियां हैं उसको आप बनाते हैं। छात्र संघ में भी अलग प्रकार की समितियां बनती हैं। जैसे छात्र संघ में आप बनाते हैं कि भाई प्रकाशन समिति बनती है, कि विश्वविद्यालय में जितने भी प्रकाशन हो रहे होंगे, महामंत्री के उसमें पद भी रखे जाते हैं उस पूरे एसोसिएशन को चलाने के लिए। ऐसे तमाम पुस्तकालय के लिए कोई एक कमेटी बनेगी,
उसी तरह से फिर लेबोरेटरी में किसी प्रकार के कार्य करने के लिए, जो स्टूडेंट की ग्रीवांसेस हैं उनको लेने के लिए, जो महिला छात्राएं हैं उनके लिए। तो इस तरह के बहुत सारे एसोसिएशन बन सकते हैं ताकि उनके सभी आवश्यकताओं की फुलफिलमेंट या सभी रुचियों की पूर्णतया वहां पर संतुष्टि हो सके, इसलिए आप अलग प्रकार के एसोसिएशंस बनाते हैं। A group organized for pursuit of an interest or group of interest in common। और वो जो ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन होगा, है ना, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, जो आपने संगठित रूप से लोगों का समूह बनाया, वो अपने रुचियों को और अपने जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको परसू करेगा कि हम ये हमको पूरा होना चाहिए। जैसे आपके विभाग में भी छात्र परिषद का चुनाव होता है, तो छात्र परिषद के चुनाव में आपके जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, एक क्लास का रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है जिसको कहते हैं सीआर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसी तरह से एक एसआर होता है, स्कूल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो क्लास का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अपने स्टूडेंट्स के कॉमन में या विद्यार्थियों की जो कॉमन इंटरेस्ट हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य वो करता है। तो यहाँ पर आपके इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके एसोसिएशन का निर्माण होता है। नो सिंगल एसोसिएशन कैन सेटिस्फाई ऑल द इंटरेस्ट। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक ही एसोसिएशन से सभी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए कई लोग या कुछ लोग मिलकर के अलग अलग एसोसिएशंस बनाते हैं। आप तमाम तरह के एसोसिएशंस देखेंगे, जैसे हमने आपको विश्वविद्यालय में ही बताया कि विश्वविद्यालय में शिक्षक और शिक्षकों में भी अलग बन सकता है। हो सकता है जो प्रोफेसर हैं उनके एक अलग अपने एसोसिएशंस हों, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनके अपने अलग प्रकार के एसोसिएशंस हों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके अपने अलग प्रकार के एसोसिएशंस हों, पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका अलग एसोसिएशन बने, यूजी के स्टूडेंट्स उनका अलग एसोसिएशन बने, क्योंकि यूजी पीजी के अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं। जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके अलग इंटरेस्ट हैं। उसी तरह से जो शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारी हैं, हो सकता है जो फोर्थ क्लास है उनका एक अलग प्रकार का बने, जो एलडीसी यूडीसी या सेक्शन ऑफिसर उनका अलग प्रकार का बने, और जो प्रशासनिक अधिकारी उनका अलग प्रकार। तो कहने का मतलब यह है कि चूंकि सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की जटिलताएं हैं, और विभिन्न प्रकार की जटिलताओं के होने की वजह से अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। इसलिए अलग अलग आवश्यकताओं और अलग अलग रुचियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग एसोसिएशंस का निर्माण संभव है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है किसी भी एसोसिएशन की, अगर हम इन सारी चीजों को समझ रहे हो तो एक बात आप कह सकते हैं कि जो एसोसिएशन होगा उसमें कॉमन इंटरेस्ट होगा। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि एसोसिएशन में या जो आप समिति बना रहे हैं उस समिति में उसके जो सहभागी होंगे, जो उसके सदस्य होंगे, उन सारे सदस्यों का एक बात हो गई कि उनका समान रुचि होगी, किसी खास चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होंगे, उनका उद्देश्य पर्टिकुलर एम इंटरेस्ट होगा। दूसरी बात, एसोसिएशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन जो समिति है वो एक संगठन के रूप में बनती है। कब? जब उसको आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब क्रमबद्धता उसमें आप ले आते हैं, सिस्टम से। क्या एसोसिएशन क्या क्या कार्य करेगा, एक क्रम से, पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी एक संगठित रूप से कार्य करता है। ऐसा नहीं कि हमारा हाथ कहेगा कि हमको खाना खाना है तो दिमाग कहेगा कि नहीं अभी खाना, अभी नहीं खाना खाना है आपको। ये क्या है, जब आपके शरीर को भूख लगेगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो हाथ तुरंत से जो भोजन होगा उस भोजन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो एसोसिएशन धीरे धीरे, एसोसिएशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे जो एसोसिएशन होता है वह एक संगठन के रूप में भी आपको दिखाई देता है, संगठन के रूप में भी वो बन जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं आपकी जो एसोसिएशन है वो रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस है। इस एसोसिएशन में जो आपका समिति है, इस समिति के जितने लोग हैं, इन सदस्यों के बीच किसी न किसी प्रकार के संबंधों को रेगुलेट करेगा। भाई एसोसिएशन में हो सकता है कुछ पदाधिकारी हो, कुछ लोग गैर पदाधिकारी हो, पदाधिकारी हो या केवल सदस्य हो। तो आपस में सदस्यों के बीच, पदाधिकारी सदस्यों के बीच, सदस्य पदाधिकारी के बीच विभिन्न प्रकार के जो रिलेशंस बनेंगे, जो संबंध बनते हैं, उनको रेगुलेट करता है एसोसिएशन। उसको रेगुलेशन की भी स्थिति यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव स्पिरिट। इन सभी सदस्यों में, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वह सदस्य हो, उसमें एक सहयोगात्मक
स्पिरिट होगी, एक सहयोगात्मक भावना होगी। सब लोग इस एसोसिएशन के लिए कार्य करना चाहेंगे कि हमारा एसोसिएशन अपने उद्देश्यों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करे, हमारा एसोसिएशन अपने उद्देश्यों में अपने रुचियों को प्राप्त करने की कोशिश करे। इसके लिए सारे लोग कोऑपरेटिव स्पिरिट से काम करेंगे। नेक्स्ट है मेंबरशिप इज वॉलेंटरी, बहुत महत्वपूर्ण है। जो एसोसिएशन होगा, जो सदस्य होंगे, वह ऐच्छिक होगा। किसी भी एसोसिएशन का आपको जबरदस्ती सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। अगर आपको जबरदस्ती बनाया जा रहा है, इट मीन्स कि आप फिर उस एसोसिएशन के पार्ट नहीं है। हो सकता है आपको दबाव में आकर के किसी के ले लें, लेकिन फिर आप उसके मेंबर की तरीके नहीं कार्य करेंगे, फिर आप निष्क्रिय मेंबर की तरीके होंगे वहां पर। तो यह हमेशा वॉलंटरी होगा, ऐच्छिक होगा। आप अपनी मर्जी से, अपनी स्वतः के संज्ञान में रहते हुए खुद की मर्जी से उस एसोसिएशन को ज्वाइन करेंगे। और यदि जबरदस्ती कोई आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेगा तो आप लेफ्ट कर जाएंगे, या आप ऐसी सेटिंग कर देंगे कि दूसरा कोई आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बिना आपकी मर्जी के जोड़ ही ना सके। तो ये मेंबरशिप उसकी वॉलंटरी होती है। नेक्स्ट एसोसिएशन है एजेंसी। जो समितियां होती हैं वो एक अभिकरण के तरीके भी काम करती हैं, कुछ एजेंसीज की तरीके कार्य करती हैं। तमाम तरह के एसोसिएशंस आप देखते हैं जो एजेंसीज की तरफ, जैसे तमाम जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आप, वो भी एक तरह के एसोसिएशंस हैं, वो भी एजेंसी की तरीके, कोई शिक्षा में, कोई स्वास्थ्य में, कोई चिकित्सा में, ऐसे बहुत सारी जगहों पे काम करते हैं। तो वो एसोसिएशंस एजेंसीज के रूप में भी कार्य करते हैं। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी तरह से एसोसिएशन है कारपोरेट कैरेक्टर। जैसे कारपोरेट सेक्टर है, उसी तरह से एसोसिएशन में भी कारपोरेट कैरेक्टर होता है। वहां पे भी किसी एक, जैसे कारपोरेट में उसके सीईओ को चुना जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, उसी तरह से यहाँ पे भी एसोसिएशन में किसी एक पदाधिकारियों को यहाँ पे चुनते हैं ताकि आपका एसोसिएशन अच्छी तरह से फंक्शन कर सके। तो यह एक कॉर्पोरेट कैरेक्टर भी लेकर के रखता है। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन। जो समिति होती है वो अपेक्षाकृत ड्यूरेबल होती है। लॉन्ग टर्म के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एसोसिएशन आपकी ड्यूरेबल होती है, काफी दिनों तक चलती है। जैसे छात्र संघ का चुनाव आपका हुआ तो वह जैसे 5 साल में या 3 साल में या 1 साल में, जैसा भी स्थिति होती है, वो कम से कम 1 साल के लिए उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। फिर चुनाव होगा, फिर एसोसिएशन नए तरीके का होगा, लेकिन एसोसिएशन छात्रों का या पदाधिकारियों का वहां पर बनेगा। फिर अगर हम कहें कि फिर कम्युनिटी क्या है, एसोसिएशन और कमेटी में कैसे अंतर करेंगे, यहां भी लोग हैं, यहां भी लोग हैं, तो इसका उत्तर आप ढूंढेंगे कि एसोसिएशन और कम्युनिटी में क्या अंतर है। एसोसिएशन में भी लोग हैं, समुदाय में भी लोग हैं, समिति में भी लोग हैं, समुदाय में भी लोग हैं, दोनों सामाजिक समूह हैं। फिर उन दोनों में आप कैसे फर्क करेंगे, ये आप लोग ढूंढ करके बताएंगे। फिर कितने प्रकार के एसोसिएशन हो सकते हैं, जैसे तमाम हमने आपको एग्जाम्पल लिया, तो समितियां कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो कुछ समितियों को यहाँ पर हमने सूचीबद्ध किया है। जैसे एक है इकोनॉमिकल एसोसिएशन, जिसको आप कहते हैं आर्थिक समिति। जैसे लेबर जो होते हैं, श्रम करने वाले, तो श्रमिकों के अपने एसोसिएशन होते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, व्यावसायिक वर्ग के, उनके अपने एसोसिएशन होते हैं। जो बिजनेसमैन हैं, उनके अपने अलग एसोसिएशन होते हैं। तो जो इकोनॉमिकल अर्थात आर्थिक तंत्र के अंतर्गत जो अपने संगठनों की रुचियों को वो प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, वो इकोनॉमिकल एसोसिएशंस कहलाते हैं। उसी तरह से पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हैं, इसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, है ना, आरजेडी, ऐसे बहुत सारे आप पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज राष्ट्रीय होती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्षेत्रीय होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने अलग अलग, वो भी एसोसिएशंस के तरीके बने हैं जो पॉलिटिकल वे में अपने काम को करते हैं। इस तरह से कल्चरल एसोसिएशंस हैं, जिसमें आप तमाम धर्मों के एसोसिएशंस को लगा सकते हैं। जैसे आपके मंदिर है, वो भी एक एसोसिएशन की तरीके है। जैसे मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है ना, तो ये सारे भी एक एसोसिएशन की, यहाँ अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग सांस्कृतिक कल्चरल एसोसिएशंस भी बनते हैं। उसी तरह से एजुकेशनल एसोसिएशंस हैं, जैसे कुछ साइंटिफिक यूनियन बनाते हैं, जैसे IATE है, इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर एजुकेशन। इस तरह से अन्य साइंटिफिक यूनियन भी बनते हैं जो एजुकेशनल एसोसिएशंस के रूप में कार्य करते हैं। समय समय पर सेमिनार कराना, कॉन्फ्रेंस कराना, वर्कशॉप कराना, ये उसके माध्यम से किए जाते हैं एकेडमिक एनरिचमेंट के लिए। उसी तरह से रिक्रिएशनल एसोसिएशंस होते हैं, जहां पर आप अपने खाली समय में कैसे अपने समय का सदुपयोग करेंगे। उसी तरह से जिम है, स्पोर्ट्स क्लब है, थिएटर है, यहाँ पर आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए एसोसिएशंस बनाते हैं।
इसी तरह से मेडिकल एसोसिएशंस हैं, जैसे क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, यहाँ पर भी कुछ लोग मिलकर के मेडिकल वाले एसोसिएशंस बनाते हैं। या बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं आप एसोसिएशन बनते हैं डॉक्टरों के। अगर पूरे विश्व में जैसे भी कोरोना काल में हो गया था तो सारे डॉक्टर मिलकर के, या बाबा रामदेव ने कोई बात कही थी उस पर सारे एसोसिएशन ने अपने अपने बात जारी करे थे, तो ये अपने उनके अपने अपने इंटरेस्ट के रूप में आप बना सकते हैं। उसी तरह से वेलफेयर एसोसिएशन हैं, जैसे ओल्ड एज होम, जहाँ पर जो वृद्ध हैं जिनके बहू और बेटों ने उनको घर से निकाल दिया, या किसी वजह से कोई नहीं है, वृद्ध हो गए हैं, काम नहीं कर सकते, कि वहां पर ऑर्फनेजेज हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, या ट्राइबल वेलफेयर काउंसिल्स हैं, ये सारे भी मिलकर के ऐसे लोगों के वेलफेयर के लिए एसोसिएशन बनाए हुए हैं। और उसी तरह से आपके ट्रांसपोर्टेशन के एसोसिएशन हैं, जैसे बस बस के एसोसिएशन बनते हैं, ऑटो के, रिक्शा के, ये सारे एसोसिएशन भी बनते हैं। तो बहुत, ये तो हमने कुछ आपको बताएं, ऐसे हर सेक्टर में जितनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होगी उतने ज्यादा प्रकार के उद्देश्यों को, उतने ज्यादा प्रकार के रुचियों को, पसंदों को पूरा करने के लिए आप पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से एसोसिएशंस बनाते हैं। फिर एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में कैसे अंतर किया जाएगा, कि एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है, क्या बताया जाएगा इसमें। तो एक बात तो यह है कि एसोसिएशन जो है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। जो समिति होगी वह कुछ व्यक्तियों का समूह होगा जो किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाएंगे। एसोसिएशन क्या है, व्यक्तियों का समूह है, जो कुछ लोग गैदर हो गए आपस में मिलजुल करके एक समूह बना लिए, और उस समूह के द्वारा अपने कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो व्यक्तियों का समूह एसोसिएशन कहलाएगा। इंस्टीट्यूशन क्या है, ए सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपने वह समूह बनाया है, जैसे हमने कहा छात्र संघ या छात्र एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन। तो स्टूडेंट एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए कार्य करना। तो अब विद्यार्थियों के कल्याण के लिए आपने उद्देश्य क्या रखा, विद्यार्थियों का कल्याण करना। तो इन विद्यार्थियों के कल्याण के लिए आपने जो कोई गतिविधि चलाई, कोई भी आपने सिस्टम बनाया, जैसे आप एडमिशन होगा तो आपने लगा दिया कि भाई बाहर से व्यक्ति आते हैं तो उनको दिक्कत ना हो कि कहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, उनको रास्ता दिखाया जाए, उनको पानी पिलाया जाए, जो बाहर से आ रहे हैं कि पानी कहाँ विश्वविद्यालय नहीं पता, पौसरा लगा दिए पानी पिलाने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए। ये जो एक्टिविटी आपने करी, या आपने कोई प्रिंसिपल बना दिया उस एसोसिएशन को चलाने के लिए, आपने कोई एक प्रिंसिपल बना दिया कि हम कैसे उन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, हम छात्रों के हित के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए क्या क्या नियम बनाएंगे, वो प्रिंसिपल या कोई आपने नियम बनाया ताकि आप उन उद्देश्यों को प्राप्त करें। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, इसको हम संस्था कहेंगे। एसोसिएशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यह व्यक्तियों का समूह है, किस लिए, किसी निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। लेकिन संस्था क्या है, उन निश्चित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रोसीजर, एक्टिविटी, प्रिंसिपल, नियम, जो कुछ भी आप उन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए करते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस के रूप में आते हैं। Institution can be said as an authorized and specific form of function for which the association is formed. It is also a form of function. यह प्रकार्य है। Institution is a function, a form of function. यह प्रकार्य है, वह प्रकार्य जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपने एसोसिएशन बनाए थे, वो कैसे कार्य करेगा, वो कैसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, इस चीज के लिए जो भी गतिविधि कर रहे हैं, जो प्रकार्य कर रहे हैं, वो सारे प्रकार्य संस्था के रूप में जाने। It broadly refers to the idea that when we consider something as an organized group, it is an association. जब आप कुछ लोगों को मानते हैं कि वो संगठित होकर के कोई समूह बनाए हुए हैं, जब लोगों के ऊपर की ओर बात आपस में आकर के मिलजुल गए कि हाँ ठीक है हमको ये काम करना चाहिए, सब लोग आपके बात से सहमत हो गए, तो उन लोगों का मिल जाना, उन लोगों का आपस में संगठित हो जाना, यह एसोसिएशन है, यह समिति है।
व्हेन वी कंसीडर एज ए फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, जब आप उसकी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तो यही एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन बन जाता है कि वह कैसे कार्य करेगा, ये एसोसिएशन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करेगा, कौन कौन सी गतिविधि चलाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके क्या नियम कायदे कानून होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, कैसे अपने लोगों के ऊपर वो कंट्रोल करेगा, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशन को रेफर करती है। जबकि लोगों का समूह ब्रॉडली अगर आप कहें तो वह एसोसिएशन को रेफर करता है। फिर आप कह सकते हैं अल्टीमेटली कि वी बिलोंग टू एसोसिएशंस बट नॉट इंस्टीट्यूशंस। हम किसी समिति के सदस्य होते हैं, ना कि किसी संस्था के। आप उस संस्था के जो लोग हैं, जो समूह है, उसके तो सदस्य हो सकते हैं, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन के सदस्य नहीं हो सकते। आप इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग नहीं करते हैं, आप बिलोंग करते हैं एसोसिएशन को। फिर इंस्टीट्यूशन क्या है? तो एसोसिएशन डिनोट्स मेंबरशिप, इंस्टीट्यूशन डिनोट्स ए मोड और मीन्स ऑफ सर्विस। एसोसिएशन किसको डिनोट करेगा? आपकी सदस्यता को। आप व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हो गए, इट मीन्स कि आप एसोसिएशन के सदस्य हो गए, लेकिन ये एसोसिएशन जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो कार्य करेगा, जिस तरीके कार्य करेंगे, जो सेवाएं प्रदान करेगा, जिन विधियों से, जिन प्रोसीजर से, जिन तकनीकों से, वो सारे इंस्टीट्यूशन के रूप में माने जाएंगे। When we view a college as a body, जब आप किसी महाविद्यालय को एक बॉडी के रूप में मानते हैं ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जब किसी महाविद्यालय को आप कहते हैं कि इसमें शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, वी आर सेलेक्टिंग इट्स एसोसिएशनल एस्पेक्ट। जब आप केवल शिक्षक की बात कर रहे हो, जब आप विद्यार्थियों की बात कर रहे हो, जब आप गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की बात कर रहे हो, जब वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोगों की बात कर रहे हो, तो उस स्थिति में वह एक समिति के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप किसी एसोसिएशनल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब व्हेन वी रिगार्ड इट एज एन एजुकेशनल सिस्टम, जब आप किसी शैक्षिक व्यवस्था की बात करेंगे कि वह प्रणाली कैसे चल रही है, वी आर सेलेक्टिंग इट्स इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, तब आप उसके संस्थात्मक विशेषताओं के ऊपर गौर करते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम में विद्यार्थियों के एडमिशन कैसे हो रहे हैं, विद्यार्थियों की परीक्षाएं कैसे हो रही हैं, यहाँ पर टीचर्स के रिक्रूटमेंट कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे वाइस चांसलर के कार्यकाल कितने हैं, यहाँ पर पाठ्यचर्या कितने वर्षों की है, यहाँ पर कौन कौन से पाठ्यचर्याएं चलती हैं। जब ये पूरे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर आप बात करेंगे, उसके रेगुलेशंस के, उसके प्रिंसिपल्स के, उनके रूल्स के ऊपर बात करेंगे, तो वह आपका इंस्टीट्यूशनल फीचर के ऊपर बात करेंगे। Therefore, we can't belong to any institute. इसलिए आप किसी संस्था को नहीं बिलोंग करते हैं, आप किसी न किसी बिलोंग करते हैं किसी न किसी एसोसिएशन को। We do not belong to marriage or property system or solitary confinement. आप किसी विवाह को नहीं बिलोंग करते, आप किसी प्रॉपर्टी सिस्टम को बिलोंग नहीं करते हैं, आप परिवार को बिलोंग करते हैं। अभी नहीं कहते कि हम विवाह को बिलोंग कर रहे हैं, आप किसी न किसी परिवार के सदस्य होते हैं, न कि विवाह के सदस्य होते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं बट वी डू नॉट बिलोंग टू फैमिलीज, बट वी डू बिलोंग टू फैमिलीज। आप मैरिज सिस्टम के लिए नहीं बिलोंग करते, आप किसी परिवार को बिलोंग करते हैं, अपने परिवार के सदस्य होते हैं आप। इसलिए आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन को? तो इंस्टीट्यूशंस आर डिफाइंड एंड sanctioned forms are modes of relationship between social being in respect to one another or to some external objects. जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो वह क्या है? कोई एक निश्चित पूर्व निर्धारित सैंक्शन फॉर्म्स या कोई एक निश्चित तरीका है, मोड है रिलेशनशिप का, लोगों के साथ कैसे आपके संबंध होंगे। जैसे विश्वविद्यालय एक संस्था के रूप में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका जो रिलेशनशिप होगा वह इस संस्था के साथ या इस संस्था के जो समूह के जो लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप एज ए स्टूडेंट होगा। शिक्षक का जो संबंध होगा वो दूसरे शिक्षक के साथ शिक्षक के तरीके हो सकता है, विद्यार्थी के साथ उसका शिक्षक के तरीके
संबंध होगा। तो ये आपका सोशल, जितने भी लोग होते हैं उसके जो रिलेशनशिप्स के ऊपर आप इंस्टीट्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। उनके एक डेफिनेट एसोसिएशन के फॉर्म्स होंगे, पहले से वो निश्चित होगा, उसके नियम कायदे कानून सब पूर्व निर्धारित होंगे, ऐसा कहा है मोरिस गेंसबर्ग ने। दूसरा डेफिनेशन है रॉबर्ट मॉर्सन मैकाइवर की, ये कहते हैं कि एन इंस्टीट्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स आर कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर्स। ये क्या कहते हैं, जो क्रिया विधि है किस चीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। ये जो लोग आपस में समूह बनाए हैं, जो गतिविधियां वो कर रहे हैं, ये गतिविधियां किस तरह की जाएंगी, उसकी कार्यप्रणाली क्या होगी, इस कंडीशन को इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं। मैकाइबर कह रहे हैं कि संस्था क्या है, संस्था वह है जो किसी समूह की गतिविधि की कार्यप्रणाली की विशेषता की परिस्थिति है, कि आप उस कार्यप्रणाली, उस ग्रुप में किस प्रकार की एक्टिविटी करेंगे, किन नियमों के तहत करेंगे, किन सिद्धांतों के तहत आप एक्टिविटी करेंगे, वो सारे प्रोसीजर्स जो होंगे वही इंस्टीट्यूशन कहलाएंगे। Therefore, विलियम ग्राहम सुमनर की एक डेफिनेशन है, एन इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट, आइडिया, नोशन, डॉक्ट्रिन और इंटरेस्ट एंड स्ट्रक्चर। इसलिए ये क्या है, यह एक संप्रत्यय है, अवधारणा है, एक विचार है, एक नोशन है, जो आप कह लीजिए सिंबल की तरीके है, कोई एक प्रिंसिपल है, या कोई एक रुचि है, या एक संरचना है जो कि आपकी संस्था के रूप में दिखाई देती है। इसलिए आप अगर ये कहें कि एसोसिएशन तो मूर्त है लेकिन इंस्टीट्यूशन अमूर्त है, क्योंकि प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं आप प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं। आपको समिति दिखाई देगी, संस्था दिखाई नहीं देगी। आपको परिवार दिखाई देगा, विवाह नहीं दिखाई देगा। ठीक है, therefore आप फैमिली इज ए एसोसिएशन। इसलिए आप कह सकते हैं, क्यों परिवार एक समिति है। क्यों समिति है, फैमिली इज एसोसिएशन, किस लिए, हम क्यों फैमिली बनाते हैं, परिवार क्यों बनता है, इस समिति का, इस परिवार नामक समिति के अपने कुछ उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं, उसी तरह से मैरिज एक संस्था है, विवाह एक संस्था है, फैमिली एक समिति है, विवाह एक संस्था है। परिवार एक समिति है, विवाह एक संस्था है। कैसे, फैमिली में क्या, फैमिली की क्या 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 नीड होती हैं, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल नीड्स। जो परिवार होगा उसमें जो हस्बैंड वाइफ होंगे, उनकी जो बेसिक नीड है सेक्सुअल नीड्स, इसको फुलफिल करने के लिए आपके समाज ने एक एसोसिएशन का निर्माण किया जिसको आप फैमिली कह रहे हैं। इस परिवार में रहते हुए व्यक्ति अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। दूसरा, बर्थ ऑफ चाइल्ड, यौन इच्छाओं की पूर्ति होगा तो यहां पर आपकी नई जनरेशन, नई पीढ़ी तैयार होगी। आप बच्चों के, उस परिवार में नए बच्चों का जन्म होगा, इट मे बी मेल, इट मे बी फीमेल। तो यहां पर आपकी यौन इच्छा की पूर्ति के लिए बच्चों के जन्म होंगे तो परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, और जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़े होते जाएंगे या जो नया मेहमान आएगा घर में, उसकी केयरिंग करना, चिल्ड्रंस की पढ़ाई लिखाई की करना, या जो अदर मेंबर्स हैं जो पुराने हो गए, जो वृद्ध हो गए, उनका संरक्षण करना भी परिवार के। तो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन। हम फैमिली इसीलिए, परिवार इसीलिए बनाया गया कि व्यक्तियों के, भाई परिवार बनाया गया ताकि व्यक्तियों के सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल किया जा सके, नई पीढ़ी, नई जनरेशन का जन्म हो सके वहां पर, और जो इन्फेंट है, चिल्ड्रन है, या जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनकी केयरिंग हो सके। इन चीजों के लिए आपने परिवार बनाया है। फिर मैरिज क्यों बनता है, मैरिज इंस्टीट्यूशन किस प्रकार से है, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स, आपके परिवार के जितने पारिवारिक सदस्य हैं उनको रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करेगा, हस्बैंड के क्या है कार्य, जो वाइफ है उसके क्या कार्य हैं, जो भाई है उसके क्या कार्य हैं, जो बहन है उसके क्या कार्य हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो भाभी के क्या कार्य होंगे, उसके देवर के क्या कार्य होंगे, या कोई अगर उनका बड़ा भाई है तो ससुर के क्या कार्य होंगे। तो ये जो फैमिली, जो मैरिज सिस्टम आपने बनाया, मैरिज सिस्टम में जो परिवार के सदस्य हैं, इन परिवार के सदस्यों के व्यवहार को रेगुलेट करना है। अगर यह परिवार न हो तो व्यभिचार फैल जाए,
भाई फैमिली मेंबर में यदि इस तरह के आप ये जो रिलेशनशिप्स की अगर आप बात न कर, अगर फैमिली न स्टेब्लिश हो तो वहां पर व्यभिचार हो जाएगा। फिर आप किसी के उस फैमिली के जो मेल मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, उनके व्यवहार को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैरिज इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, इसके नियम कायदे कानून बनाए गए कि विवाह होगा तो उसका एक संस्था के रूप में इसके नियम कायदे कानून, और हर मैरिज सिस्टम में अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं। हिंदू मैरिज सिस्टम अलग प्रकार का है, मोहम्मदन मैरिज सिस्टम अलग प्रकार का है, जैन का अलग है ना। अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बने हैं मैरिज के, और उस हिसाब से वह फैमिली मेंबर्स के व्यवहार को रेगुलेट करते हैं। उसी तरह से डिटरमाइनिंग द फंक्शन ऑफ फैमिली मेंबर अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, परिवार में जिस सदस्य का जो स्टेटस है, जो पद है, उस पद के हिसाब से उनको अपने अपने कार्य को करने के लिए कार्य निर्धारित करना। मेल मेंबर्स क्या करेंगे, फीमेल मेंबर्स क्या करेंगे, परिवार में कमाने का कार्य कौन करेगा, घर में खाना बनाने का कौन कार्य करेगा, या दोनों अगर सर्विस कर रहे हैं तो उस स्थिति में परिवार कैसे चलेगा, बच्चों की केयरिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें इस मैरिज इंस्टीट्यूशन में चीजों को निर्धारित की जाती है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में वो 7 प्रकार के 7 वचन होते हैं, है ना, जिन लोगों की शादी हो गई होगी जानते होंगे। वो जो 7 वचन हैं वो उसके नियम कायदे कानून हैं आपके। अब जैसे मोहम्मदन मैरिज सिस्टम में कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब ये कबूल है, कबूल है, कबूल है कहना, यहां पर भी कुछ एक नियम कायदे कानून है कि आप किस चीज को, जैसे मेहर का बात है, ये सारी चीजें जो लोग मोहम्मदन लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे वो लोग पता होगा उनको। तो ये मैरिज इंस्टीट्यूशन एक नियम कायदे कानून बनाता है आपके लिए। और फिर बाद में आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड रूल्स फॉर कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स, उस परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए एक निश्चित नियम कानून बनाएगा वो, ताकि वो आपस में कोऑपरेट कर सके। सब व्यक्तियों के कार्य निर्धारित करने का कार्य होगा वहां पर। जैसे मैरिज होता है तो आपको पता होगा कि एक मट्टी कोड़वा होता है, घर की महिलाएं जाकर के बाहर से मट्टी कोड़ के लेके आती हैं। फिर जब शादी विवाह हो जाता है तो जो माड़ो होता है उसको दोनों ससुर, अरे दोनों जो समधी होते हैं वो छुड़ाते हैं, और तमाम तरह के रिचुअल्स आप देखिए तो उसके एक हर नियम कायदे कानून बने हुए हैं। आप हिंदू मैरिज सिस्टम की बात करिए चाहे किसी भी सिस्टम की बात करिए, तो ये एक तरह से आप फैमिली को आप एसोसिएशन समझ सकते हैं। इंस्टीट्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो जहां संस्था होगी वहां पर कोई ना कोई आइडिया होगा। जब संस्था का आप निर्माण करेंगे, एसोसिएशन मिल करके इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, भाई कुछ लोग इकट्ठा हुए अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए, तो वो कुछ नियम कायदे बनाएंगे, और उस नियम कायदे कानून के लिए कोई ना कोई विचार होना चाहिए कि इस उद्देश्य, इस गतिविधि को हम कैसे करेंगे। तो यह एक आइडिया है, यह एक विचार है। इट हैज स्पेसिफिक पर्पज, उसका कोई एक विशिष्ट उद्देश्य होगा। जो भी इंस्टीट्यूशन बनेगा उसका एक निश्चित उद्देश्य होगा। ग्रुप ऑफ प्रोसीजर एंड रूल्स, यहाँ पर कुछ नियम कायदे कानूनों का समूह होगा कि कैसे उस सदस्यों को आप रेगुलेट कैसे करेंगे, उनके व्यवहार को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजों के लिए नियम कायदे कानून बनेंगे। सोशल एक्सेप्टेंस एंड अथॉरिटी बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूशन आपने बनाया लेकिन उसको कोई सामाजिक मान्यता ही ना मिले तो फेल हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। आपकी संस्था को सामाजिक मान्यता मिलनी चाहिए और उसके पास कुछ अपने प्राधिकार भी होने चाहिए। अगर संस्था बनाई आपने तो उसकी सामाजिक स्वीकार्यता होनी चाहिए। विवाह हम कहते हैं ना कि आप इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, हालांकि अब तो खैर लिव इन रिलेशनशिप की भी कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, लेकिन वो भी एक, अब उसको भी आप फॉर्मल वे में समझ सकते हैं। तो अगर कोई लड़का या कोई पुरुष किसी महिला को बिना किसी शादी के साथ, बिना किसी शादी या बिना किसी विवाह की संस्था के द्वारा अगर लाकर के अपने घर में रखने की कोशिश करे एज अ वाइफ, तो उस स्थिति में परिवार के सदस्यों की स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। वो समाज उसको स्वीकार्य नहीं करेगा जब तक कि उसका कोर्ट मैरिज ना हो, या जो विवाह नामक संस्था के माध्यम से आप उसके साथ विवाह न करें, 7 फेरों में बंधन आपका ना हो, तब तक आपको वो सामाजिक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। और इसलिए जो संस्था आपने विवाह बनाया उसको सब लोग स्वीकार करते हैं कि ठीक है, हाँ शादी विवाह होगा, मोर बंधेगा, 7 फेरे होंगे, अग्नि को साक्षी रख करके सब कुछ किया जाएगा। तो वो क्या है, समाज ने उसको स्वीकारता प्रदान की है।
वो समाज उसको स्वीकार कर रहा है कि हाँ ठीक है, आप इस तरह से एक महिला एक पुरुष आपस में साथ साथ रह सकते हैं, ठीक है। और जहां तक लिव इन रिलेशनशिप की है, उसको भी आप नियम कायदे कानून में, वो अलग बात है कि विवाह नामक संस्था से नहीं, लेकिन लीगली आपको कानून उसकी मान्यता प्रदान करता है। धीरे धीरे सोशल एक्सेप्टेंस उसका भी होता है, तो यहाँ पर कोई ना कोई अथॉरिटी होगी। नेक्स्ट है परमानेंसी, अपेक्षाकृत परमानेंट होगा। जो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, वो परमानेंट होते हैं, है ना। एकदम से परमानेंट नहीं कह सकते, यदि समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया तो परमानेंसी उसकी खत्म भी हो सकती है, लेकिन इट इज मोर परमानेंट। दूसरे की तुलना में वो ज्यादा अपेक्षाकृत स्थायी एक कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूशन बनाता है। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। कुछ औपचारिक संस्थाएं होती हैं और कुछ अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं। कुछ ऐसी हैं संस्थाएं जिनको पूर्व निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, और कुछ ऐसी भी संस्थाएं होती हैं जिनके पूर्व निश्चित नियम कायदे कानून नहीं होते, बाद में चल करके वो बनते हैं। फिर है लैक ऑफ मेंबरशिप। कोई भी व्यक्ति किसी संस्था का सदस्य नहीं हो सकता। सदस्यता जो होती है वो किसी संस्था की नहीं मिलती है, वरन समिति की मिलती है। और प्रत्येक संस्था की अपनी एक सिंबल होता है ना। जैसे आप कहते हैं, अगर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को अगर कहें कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय एक संस्था है, तो तुरंत से आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का लोगो दिखाई देगा, या डॉक्टर हरि सिंह गौर जी का जो वो चित्र है, वो चित्र आपको समझ में आ जाएगा। वो सिंबल अगर कहीं लगेगा तो तुरंत पता चल जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बात करी जा रही है। या कहीं पे अगर स्वस्तिक बना दिया जाए, ठीक है, सिंबल की बात अगर हम कहें, मान लीजिए कहीं आपने स्वस्तिक बना दिया, जैसे आप जब शादी विवाह होता है तो वहां पर ये स्वस्तिक बनता है, ठीक है। तो ये स्वस्तिक बना दिया जाए तो तुरंत से आपको पता चल जाएगा कि किसी हिंदू संस्था की बात किया जाएगा। या ओम लिख दिया जाएगा, या अल्लाह लिख दिया जाए, है ना। तो इस तरह की जो बातें आप करते हैं, ये उसका एक सिंबल होगा। कोई भी संस्था होगी उसका कोई ना कोई सिंबल होगा, उसका कोई एक ध्येय वाक्य होगा, कोई एक सिंबल होगा, एक संकेत होगा जिसके माध्यम से आप उसको पहचान सकते हैं। सिमिलरली आप कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्टनेस। यह क्या है? अमूर्त धारणा है। संस्था आपको दिखाई नहीं देगी, एसोसिएशन आपको दिखाई देगा। संस्था को आप छू नहीं सकते क्योंकि ये प्रोसीजर है, गतिविधियां हैं, नियम हैं, कायदे हैं, कानून है, रेगुलेशन है। तो संस्था एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में आप कह सकते हैं इसकी अपनी एक विरासत होगी, हेरिटेज होगा। तमाम हम जब कह रहे हैं आप परमानेंसी है, इट मीन्स कि इसकी कोई ना कोई हेरिटेज है, तमाम समय से आप इसको करते हुए चलते चले आ रहे हैं। जैसे विवाह, अगर संस्था को आप जाने तो विवाह पता नहीं कितने हजारों सालों से ये आप इस समाज में बना हुआ है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो हर संस्था की अपनी कोई ना कोई एक विरासत होगी, इसका अपना एक हेरिटेज होगा। कितने प्रकार की संस्थाएं हो सकती हैं? तो एक है सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, आर्थिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थाएं, रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन, मनोरंजनात्मक संस्थाएं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, चिकित्सकीय संस्थाएं, और ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूशनल, यातायात की संस्थाएं। ऐसे कई संस्थाओं के बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोगों के कोई प्रश्न? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर, आ रही। हाँ, अभी तक इसमें से कोई किसी का प्रश्न हो तो बताइए, बहुत ही मोनोटोनिक हो जा रहा है। सर सर किसी हम की कोई क्वेरी या प्रश्न? हाँ बताइए। सर हम फैमिली को क्या बस मूर्त और अमूर्त से डिफरेंशिएशन करेंगे कि ये एक संस्था है और ये एक समिति है? कैसा? तो जैसे आपने बताया कि परिवार एक ये समिति है, और आपने उसके कैरेक्टर बताए कि परिवार को हम देख सकते हैं वो मूर्त है, और ये जो संस्था है वो अमूर्त है। तो क्या यही एक वजह है कि हम फैमिली को डिफाइन करें कि ये एक समिति है? समिति इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सदस्य हैं। एसोसिएशन हम इस रेस्पेक्ट में कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग मिले हुए हैं। जैसे हस्बैंड का घर है, और पितृसत्तात्मक समाज में आपको पता ही है कि यहाँ पर हस्बैंड के घर में ही वाइफ जाती है ना। मतलब जो लड़की की शादी होती है
तो परंपरा यही है कि लड़कियां ही अपने माँ बाप का घर छोड़ करके लड़के के घर में जाती है। तो वो तो उसके लिए बाहरी, लेकिन वो दोनों मिल करके, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना, ये दोनों मिल करके आपसी सहमति के साथ इन्होंने एक समिति बनाई, है ना। ये समिति बनी, उसके पहले उनकी भी सास आई होंगी, वो भी कहीं से आई होंगी, तो वो मान लीजिए उनके सास ससुर हैं और हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये सभी लोग मिलकर के आपस में इन्होंने एक समिति बनाई। ये इन लोगों का एसोसिएशन है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि यह एक एसोसिएशन है, एक समिति है, जबकि विवाह एक संस्था है। इस परिवार को चलाने के लिए, इस परिवार के जो उद्देश्य हैं, जो भी हमने आपको बताया, जो सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करना है, नए बच्चों को जन्म देना है, परिवार में लोगों की केयरिंग करनी है, इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपने ये परिवार नामक एसोसिएशन को बनाया है, मतलब आपके समाज ने बनाया है। और इसके रेगुलेशंस, इनको रेगुलेट करने की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन संस्था है जो इसको रेगुलेट करेगी, तो वह एक विवाह है। विवाह हो गया, तो विवाह होने के बाद उसके जो रिचुअल्स हैं, उसके जो नियम कायदे कानून हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो उसके रिचुअल्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसके माध्यम से हस्बैंड और वाइफ के जो व्यवहार है वो नियंत्रित होते हैं। वो कैसे कार्य किए जाएंगे, ये सारी चीजें विवाह नामक संस्था से आती है। तो विवाह एक संस्था है और परिवार एक समिति है। केवल देखने के लिए नहीं, देखने के लिए तो आप लोगों को देख सकते हैं, लेकिन चूंकि यह व्यक्तियों का समूह है, अलग अलग घर से लोग आए और उस फैमिली के मेंबर होते चले गए, है ना, उस फैमिली के। और आपके घर की, जैसे आपके घर की कोई जैसे किसी की कोई बुआ हो, तो वो बुआ अपना घर छोड़ करके वो किसी दूसरे के घर में जाती हैं, तो वो वहां पे अपनी समिति बनाती हैं, वहां पे एसोसिएशन बनाती हैं। तो ये एक म्यूचुअल है, ये इंटरडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एसोसिएशन का मतलब ये हुआ कि लोगों के द्वारा निर्मित समूह। और वो आपके भाई हस्बैंड और वाइफ के बीच किसी भी प्रकार का ब्लड रिलेशन नहीं होता है, वो तो एफाइनल रिलेशनशिप है, कोई रक्त संबंध तो है नहीं। और रक्त संबंध में शादियां होती भी नहीं है, कम से कम हिंदू मैरिज में। बाकी सारे विवाह सिस्टम में होती होंगी, लेकिन हिंदू मैरिज में आप ये कहते हैं कि यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ वो ब्लड रिलेशन में नहीं होते हैं, वो कहीं दूसरे दूसरे परिवार से आकर के परिवार बनाते हैं। और उस परिवार में वो जो एसोसिएशन बनता है, उस एसोसिएशन की फुलफिलमेंट के लिए जो परिवार के जो उद्देश्यों की पूर्ति है वो सारे मिलकर के करते हैं। इसलिए हमने उसको एसोसिएशन कहा और विवाह को संस्था कहा। सर इसका मतलब तो फिर रिलीजन और कास्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है? बिल्कुल है। जब आप लोगों के ऊपर बात करते हैं, जैसे आपने एक धर्म की बात करी। अब जो धर्म को चलाने वाले जो लोग हैं, जैसे आप मानने वाले, आप किसी धार्मिक संस्था के समूह हैं, जो पंडित जी हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, जब इन लोगों के ऊपर आप बात करेंगे, इन लोगों को लेकर के, जब आप, हमारा क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस समझिए, संदर्भ बिंदु समझिए कि किस रेफरेंस में बात किया जा रहा है। जब लोगों के ऊपर बातचीत करी जा रही है, अर्थात पंडित जी की बात करी जा रही है, पुरोहित जजमान की बात करी जा रही है, मुल्ला मौलवी की बात कही जा रही है, और उनको मानने वाले लोगों की बात कही जा रही है, तो उस स्थिति में आप धार्मिक जो संस्थाएं हैं उसको आप एसोसिएशन की तरीके मानेंगे, क्योंकि वहां पर अलग अलग लोग मिल करके उस धार्मिक संस्था को बनाए हैं। लेकिन उस धर्म के चलने के नियम कायदे कानून क्या हैं, उस धर्म की कौन कौन सी गतिविधियां हैं, उस धर्म के लोगों के, मानने वाले लोगों के व्यवहारों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, जब इस तरह की आप बात करेंगे तब वहां पर धार्मिक संस्था के रूप में बात होगी। अर्थात संस्था का मतलब हुआ नियम कायदे कानून प्रोसीजर कार्य प्रणाली गतिविधियां, और एसोसिएशन का मतलब हो गया लोगों के द्वारा बनाया गया समूह। ये डिफरेंस है एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन। निशा। ओके सर। और किसी का? सर हमने इंस्टीट्यूशन में उसकी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा कि एक मतलब ये सिंबॉलिक होता है ये, और एक तरफ